बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम संगम साहित्य के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक काल के आरंभ में तमिल लोगों के संबंध में जो कुछ जानकारी मिलती है उसका स्रोत संगम साहित्य है। संगम का मतलब है तमिल कवियों का संघ अथवा सम्मेलन, जो संभवतः किसी सामंत अथवा राजा के आश्रय में आयोजित होता था। ऐसे सम्मेलन में रचित साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञात स्रोतों के अनुसार 3 संगम का आयोजन इस तमिल क्षेत्र में हुआ था। पांड्य शासक इस संगम के संरक्षक थे और जो है इन सम्मेलनों द्वारा रचित संगम साहित्य लगभग 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के मध्य जो है संकलित किया गया था। प्रथम संगम जो है वो 3 मथुरा में आयोजित किया गया था। आचार्य अगस्त्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया गया है। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ के प्रणेता भी नहीं माना गया है और माना जाता है कि प्रथम संगम में देवताओं और ऋषियों ने भी भाग लिया था। इनकी कुल संख्या 549 थी। इस संगम को 89 शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इस संगम में संकलित जो प्रमुख ग्रंथ थे आककतियम, मदुनरई आदि, परंतु जो उपरोक्त जो ये रचनाएं हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया, ये सभी रचनाएं जो हैं विनष्ट हो गई हैं। मदुरा के समुद्र में विलीन हो जाने के पश्चात द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष भी प्रारंभ में अगस्त्य ही थे, परंतु बाद में उनका जो स्थान उनके शिष्य तोल्लकापियर ने ले लिया। इस संगम में तमिल भाषा के 49 विद्वानों ने भाग लिया था, जिन्हें 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इस संगम के दौरान जिन ग्रंथों की रचना हुई थी उनमें अक्तियम, महापुराणम, व्यालमय तथा तोल्कापियर आदि उल्लेखनीय है। इस संगम की भी जो है सभी रचनाएं विनष्ट हो गई। मात्र जो है तोल्कापियम नामक व्याकरण ग्रंथ ही संरक्षित रह सका। तीसरा साहित्यिक जो परिषद थी, संगम जो था वो मदुरई उत्तरी में आयोजित हुआ, उत्तरी मदुरा में आयोजित हुआ। इस संगम में 49 विद्वानों ने भाग लिया था और इस संगम को भी जो है 49 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। नक्कीरर नामक विद्वान ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में इरैनार, कपिलर, उग्र जैसे विद्वानों ने भी जो है पांड्य शासक उग्र जैसे विद्वानों ने भी भाग लिया था। और इस संगम की जो रचनाओं में जो प्रमुख नाम है वो नेडुन थोइके, कुरुन थोइके,
पदिलोत्पत्तु, परिपादल आदि थे। ये जो उपलब्ध ग्रंथ थे वो संगम साहित्य जो है तृतीय के माने जाते हैं। तो जो संगम साहित्य है उसमें 3 महत्वपूर्ण राज्य जो है चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। और संगम साहित्य में जो चेर राजाओं के संबंध में जो है विस्तार से उल्लेख है। और संगम साहित्य से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण में जो आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार है वो ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। संपूर्ण संगम साहित्य को जो है मोटे तौर पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। एक तो आख्यानात्मक ग्रंथ जिनको मेलकनकु कहा जाता है, ये 18 जो मुख्य ग्रंथ कहलाते थे। और दूसरा जो उपदेशात्मक ग्रंथ थे जो किलकनकु, ये जो है 18 लघु ग्रंथ थे जिसमें नणिनई, पदितुपत्तु, परिपादल, अहनानूरु, पुरुनानूरु आदि प्रमुख है। अहनानूरु में जो है रुद्र श्रवण द्वारा रचित 400 कविताएं हैं। इसी प्रकार पदितुपत्तु में चेर राजाओं की प्रशंसा में 8 कविताएं हैं। तो परिपादल में देवताओं की प्रशंसा में 20 कविताएं हैं। मेलकनकु में जो है 10 ग्राम्य गीत पत्तु पत्तु में संकलित है। किलकनकु में जो है 18 लघु ग्रंथों का संग्रह है। और तमिल साहित्य की दूसरी जो है तह में जो है आर्य प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ जैन प्रभाव भी जो है वो देखने को मिलता है। किलकनकु में जो साहित्य है वो नीति युक्त है और इनमें जो है तिरुक्कुराल तथा नलदियार महत्वपूर्ण है। तिरुक्कुराल को जो है तमिल साहित्य का बाइबल कहा गया है। संगम काल की जो रचनाओं के वर्गीकरण के अन्य आधार भी हैं। जैसे इनका जो विभाजन है वो अगम तथा पुरम में हुआ है। अगम का मतलब है कि अंतरंग यानी प्रेम संबंधी, तथा पुरम जो है बाह्य अथवा जो है राजाओं की प्रशंसा से संबंधित है। संगम साहित्य का विभाजन क्षेत्र के अनुसार भी किया गया है। संपूर्ण साहित्य को 5 तिणई मतलब क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है कुरिंज पर्वत, मतलब कि विवाह से पूर्व के जो प्रेम तथा पशुओं के आक्रमण से संबंधित कविताओं से जो संबंधित है वो इसमें मिलता है। यहाँ जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो आखेट तथा संग्रहण होता था। दूसरा जो है वो है नीथल, समुद्र तट, मतलब मत्स्य जीवियों की जो पत्नी वियोग तथा स्थायी युद्ध से संबंधित कविताओं का संग्रह यहाँ मिलता है। तीसरा है मरुदम, कृषि भूमि। यहाँ पर जो विवाह के पश्चात प्रेम अथवा वेश्याओं के कपट व्यवहार से संबंधित कविताओं का संग्रह जो है इनमें मिलता है।
इसके बाद है मुलई, जंगल भूमि या अरण्य भूमि। यहाँ प्रेमियों के अल्पकालीन विरह तथा आक्रमण की जो साहसिक यात्रा से संबंधित कविताओं का संग्रह है यहाँ मिलता है। और पांचवा और अंतिम है पलई, निर्जन स्थल। इस वर्गीकरण में जो है प्रेमियों के दीर्घकालीन विरह तथा ग्रामीण पक्ष को नष्ट करने वाली कविताओं का संग्रह है। छठी सदी ईस्वी के लगभग जो है आर्यों का प्रभाव संपूर्ण तमिल भूमि पर देखा गया। तमिल कवियों ने भी बड़ी बड़ी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी। इन्हें संस्कृत नाम की तरह महाकाव्य से संबोधित किया गया। इस श्रेणी का प्रथम ग्रंथ शिल्पादिकरम है। इसके कविता का परंपरागत लेखन महान चोल सम्राट करिकाल के पुत्र इलंगो वादिगल ने किया। इसमें जो है कोवलन तथा कणगी की दुर्भाग्य गाथा है। काव्य के अंत में नायिका माधवी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। इस रचना को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना गया है। इस ग्रंथ में जो है श्रीलंका के शासक गजबाहु की भी चर्चा की गई है। माना जाता है कि वह उस समय उपस्थित था जब सेन गुटवन ने कणगी के लिए एक मंदिर स्थापित किया था। दूसरा महाकाव्य मणिमेखलई है। इसके रचनाकार शतनार नामक कवि हैं। इसमें माधवी तथा कोवलन से उत्पन्न पुत्री मणिमेखलई और राजकुमार उदय कुमारन के मध्य के प्रेम संबंधों की चर्चा है। विभिन्न घटनाक्रम के मध्य मणिमेखलई भी माता की तरह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। तिरुकदेवर द्वारा लिखित जीवक चिंतामणि तीसरा महाकाव्य है। इसमें जीवक जैसे योद्धा के अद्भुत कार्य का वर्णन किया गया है, किंतु यहाँ भी दिखाया गया है कि वह अंत में जो है जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार जो है देखा जा सकता है कि संगम साहित्य ईसा की आरंभिक शताब्दियों में सुदूर दक्षिण के लोगों की संवेदना तथा जीवन दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। और पांड्यों के संरक्षण में जो संपन्न संगम में जो है सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर का जो है सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। और संगम कालीन जो महाकाव्यों में शिल्पाधिकारम का बहुत अधिक महत्व है।